सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत सग्गी जी, जिनका आपने इंट्रोडक्शन देखा, तो बहुत ज़ोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने नेतृत्व को सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि जिया है। तो आज इनके जीवन, इनके अनुभव, इनके विचार और इनकी दृष्टि से आज हम समझेंगे कि उद्यमहीन भारत में महिला का क्या भूमिका महिलाओं की रहेगी। तो सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप भारत में महिला नेतृत्व पर महिलाओं की क्या भूमिका देखती हैं, जो आजकल नेतृत्व में कई जगहों पर हम देखते हैं कि महिलाएं हैं। आप खुद उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मेरे पहले जो आए जो वक्ता हैं उनको सुन कर के मैं कह रही थी, मैं शेयर कर रही थी कि इतनी ज़्यादा ज्ञान की गंगा है, मैं तो क्या ही यहाँ पर ज्ञान दे पाऊँगी, बल्कि मैं यहाँ से सीख कर बहुत कुछ जाऊँगी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक फ़ौजी हूँ तो खून में सिर्फ गर्मजोशी है, तो कहने के दौरान अगर गर्मजोशी से कोई ऐसी भाव सामने आ जाए जो कि आपको छू जाए या बुरा लग जाए, तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद। एक और बार नारा, जय हिंद। ये जो गर्मजोशी मेरी आवाज़ में है, वही लहू मेरे जो अंदर गूंज रहा है, घूम रहा है और खौल रहा है, वही आपके अंदर भी है। इस खून में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो कमल के अंदर दौड़ रहा है या आपके अंदर दौड़ रहा है। ना उसको पता है कि मैं एक औरत हूँ, ना उसको ये पता है कि आप एक आदमी हैं। आज जो मैम ने मुझसे, नेहा मैम ने जो सवाल पूछा है कि मैं क्या देखती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, आई हैव बीन वेरी लकी कि माँ बाप ऐसे मिले, एनवायरनमेंट ऐसा मिला और बाद में आर्म फोर्सेस ऐसे मिली जिसने हमें ये एनवायरनमेंट दे दिया जहाँ पर कि लीडरशिप के आगे वुमेन लगाना पॉसिबल ही नहीं था। लीडरशिप सिर्फ एक लीडरशिप थी और उसने हमें ये ज्ञान दिया कि अगर आप कहीं पर खड़े हो जाते हैं और अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है, अगर आप अपने लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं, अगर आपको दिए गए रिसोर्सेज, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस, मिशन आपको अगर क्लियर है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और अगेन उसमें आपका वुमेन होना या मेल होना, दैट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट। वुमेन, फिर भी आज ये सवाल है तो उसका जवाब देना बनता है। वुमेन क्या है? वो वुमेन वही है जो आज आपके अगल बगल बैठी हैं। वुमेन वही है जिनके मन में आज ये चल रहा है कि घर जाने के बाद जो मेरे घर में बच्चा है उसके लिए मैंने ये 10 काम करके आई हूँ, वो ठीक तो है कि नहीं है। वुमेन वही है जिसने आज यहाँ पर बैठी हुई है डॉक्टरेट हासिल करके रखी हुई है। वुमेन वही है जिसके पास एक काम नहीं है, मल्टीटास्किंग में उन्होंने 10 डिग्री को मैं इतनी मानना ना देते हुए, बगैर डिग्री के साथ जो ज्ञान है वो लेकर के उसको प्रचार कर रही हैं। दैट इज वुमेन। एंड वही वुमेन का अगर हम फ्यूचर देखें तो उस वुमेन का फ्यूचर क्या ही हो सकता है अगर ब्राइट ना हो तो मैं आज जो वुमेन को देख रही हूँ जिसके पास रिसोर्स मैनेजमेंट की सारी कलाएं हैं, जो कि घर को संभाल सकती हैं, ऑफिस को भी संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने ऑफिस में लोगों को भी संभाल रही हैं, घर के माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, दोस्त, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए आगे बढ़ती हैं, ऑफिस में लोगों की दुख दर्द को भी समझती हैं। 4 लोग हों या 400 लोग हों, उनको भी दायरे में रखते हुए उनको आगे लेके जाती हैं। उस वुमेन को मैं आगे जो देखती हूँ वो इस तरह से देखती हूँ कि आई सी द वुमेन लीडरशिप
गवर्निंग प्लेसेस, मैं आज लेडीज़ को देखती हूँ कि वो आगे जा कर के जहाँ वो विद्यमान हो जाएं वहाँ पर पॉलिसीज़ ऐसे बने जो कि इक्वालिटी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, इक्वालिटी दिखे। जहाँ वो बैठ जाएं, जहाँ उनकी कलम चले, वहाँ पर मालूम पड़े कि समाज विकसित ही नहीं सुरक्षित भी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करेंगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, भावुकता को समझते हुए हर इंसान में क्या कमियां हैं उनको जानते हुए और उनकी क्या स्पेशलिटीज़ है उनको सामने रखते हुए उनको आगे लेके जाएंगी। दैट इज़ व्हाट आई थिंक नेहा मैम वुमेन लीडरशिप विल बी इन फ्यूचर। आपने पॉलिसीज़ की बात करी, आपने ये भी कहा कि वुमेन और मैन के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसको ये नहीं पता, लेकिन पॉलिसीज़ वुमेन ओरिएंटेड बनाई जाती हैं क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हमारे समाज में हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारी आज की नीतियां हैं वो सहायक हैं महिलाओं को नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के 15 साल या 20 साल पहले की कहानी सुनते हैं। 2019 में 2020 में परमानेंट कमीशन को घोषित किया गया। सवाल, पहले क्यों नहीं घोषित किया गया? अब जाकर के रिजर्वेशन आया कि इतनी प्रतिशत सीट्स देनी चाहिए, पहले क्यों नहीं घोषित किया? तो पहले तो ये सराहनीय है, इट इज़ अप्रिशिएटिव दैट द पॉलिसीज हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड दीज पॉलिसीज, इन्होंने रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए जो कि दरवाजे पहले नहीं खुले थे। तो आई वॉन्ट कि हम इस चीज़ के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे दें इन पॉलिसीज के लिए। जो लेडीज़ हर जगह पर हैं, आप हैं, मैम को मैंने मिले और भी मैंने यहाँ पर सुमन मैम थे उनको मैं मिली। द पॉलिसीज हैव ओपन गेट्स। उन पॉलिसीज ने कहा है कि हम सबको सम नज़र से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। पॉलिसीज ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये तो पॉलिसीज हो गए, पेपर की कागजी कार्रवाई होगी। उसने कहा कि हम एज अ गवर्नमेंट आपको रोकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ें। मगर ये तो पहला पायदान है। अब आता है कटु सत्य। आई होप आप मेरे साथ होंगे। कटु सत्य है दो, सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम, आप सिस्टम हैं, आप सब सिस्टम हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन इंक्लूडेड, एवरीबडी इज अ सिस्टम। मुझे ये बताइए, आपके मन में एक बायस है 24/7 जो लेडी अवेलेबल होगी, अरे मैटरनिटी लीव चली गई है, ओहो इसको तो घर पे जाकर के ध्यान रखना है अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, इसको घर जाके खाना बनाना है। क्या ये बायस है या नहीं है? जवाब मत दीजिएगा, मुझे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन ये बायस है, ये सिस्टम है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम को देखने की सख्त ज़रूरत है। क्या वो उसका काम नहीं है? और अगर नहीं है तो आपका दायित्व क्या है? आपने पॉलिसी बना दी, फैंटास्टिक, पॉलिसी बनाने वाले को सराहना। अब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जब बारी आती है तब आप कहाँ खड़े हैं? सिस्टम बोलता है, जैसे ही वो एक रूम में आती है, एक बॉस बन करके एक मेल आता है, एक बॉस बन करके अगर कोई फीमेल आती है, आपके मन में एक दरार आती ही आती है। जैसे सर अभी मेरे पहले बोल के गए, वेस्टर्न अगर कोई इक्विपमेंट है वो आपके सामने, वॉच हो तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी, इंडियन मेड हो आप बोलेंगे नहीं इतनी अच्छी नहीं। सेम काइंड ऑफ डिफरेंस, माने ना माने, आपके मन में दिमाग में बात आती ही आती है। मीम्स बनेंगे। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई बजट बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे ये नहीं देखा जाएगा कि कितनी बड़ी टीम है, लेकिन मीम्स उन पर ही बनेंगे। सवाल मुझसे मत, इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन सवाल आई थिंक हमें अपने आप से पूछना है, सिस्टम क्यों? क्योंकि आज भी हम नारी को वो दर्जा नहीं देते। पॉलिसीज हैं मैम, पॉलिसीज आर देयर, बट उस पॉलिसी को हम में से कितना कोई मानता है? एंड इम्प्लीमेंटेशन करते समय आप तुलना किस प्रकार से करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं? वो कर नहीं पाएगी। क्या वो कर पाएगी? क्या वो इतना बोझ ले पाएगी? आपने करने से पहले उसका आप हर रोज़ उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो पास हो ना हो उसके पहले आपने रिजल्ट घोषित कर दिया है। सो बात पॉलिसीज से पहले मैम मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आप, मैं, हम सब रेडी हैं
उन पॉलिसी को मानने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए? अगर हाँ, तो ये पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ एक चाबी है, आगे जा कर के रास्ता दिखाना, उनको अनेबल करना अभी भी बाकी है. सो पॉलिसीज आर देयर मैम, implementation is balance, acceptance is balance in 100%. बिल्कुल सही कहा. तो पॉलिसीज़ हैं और एज अ सोसाइटी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है. पॉलिसीज़ के साथ साथ शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है किसी भी इंसान के लिए, अब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो. तो किस प्रकार से शिक्षा ने आपको तैयार किया सेना जैसी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के लिए, और क्या आपको लगता है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो महिलाओं को इतने आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए तैयार कर पा रही है? 2 भाग में बांटेंगे इस सवाल को, क्योंकि आज मैं अगर इस मंच पर हूँ तो मैं अपने गुरुओं के बिना, मेरे माता पिता की शिक्षा के बिना, मेरे टीचर्स के बिना मैं नहीं हूँ. आज जो भी हूँ मैं अपने माता पिता के कारण हूँ, मैं फौज के कारण हूँ, मैं अपने टीचर्स के कारण हूँ. जब मैं बड़ी हो रही थी, छोटे थे हम तब, तो मैं मैम से डिस्कस कर रही थी कि मेरे माता पिता ने मुझे ये आभास ही नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ. मुझे ये सोचने का ये मौका ही नहीं दिया कि मैं लड़की हूँ तो मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. उन्होंने मुझे फ्रीडम दी सोचने, बोलने, करने की. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं अगर आप अलाउ करें तो. एक उदाहरण, एक वाक्य बताऊं. जब मैं छोटी थी तो होली का दिन था, मैं भूल गई कि आज होली का दिन है, तो मुझे ट्यूशन जाना था. जब मैं ट्यूशन गई तो मुझे मालूम पड़ा ओहो ये तो छुट्टी है. जब मैं वापस आ रही थी तो किसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करी. मैंने भाई को बोला देख मैं साइकिल पे जा रही हूँ, तू साइकिल पे जा रहा है, छेड़छाड़ करने का कोई मतलब तो है नहीं, तो तू जा होली खेल, मैं भी घर जाऊँगी होली खेलूँगी. उसने बोला नहीं मैं तो छेड़ूंगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रास्ता बदल देती हूँ. फिर भी नहीं माना. तीसरी बार रास्ता जब नहीं बदला उसने और फिर भी उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी. अब मैं यहाँ पर पॉज लेना चाहूँगी. अब आती है शिक्षा जो माता पिता ने दी. मौका सबको दो, गलती सब करते हैं, लेकिन जब कोई अपने मौके पे सही ना उतरे तो उसको शिक्षा देकर आओ, डरो मत. उस भाई को बोला तू भी साइकिल पे, मैं भी साइकिल पे, अब नहीं छोड़ूंगी. उसने बोला क्या करोगे? कुछ नहीं, मैंने किया, साइकिल भगाई, उसकी साइकिल को गिराया. गलत किया सही किया, 15 साल 16 साल की उम्र थी, क्या सही क्या गलत मुझे सिर्फ इतना पता था. मौका मैंने दिया, उसने नहीं समझा, लेकिन डरी नहीं. शिक्षा वो है, शिक्षा वो है. और वो गिरा, बस वहीं तक छोड़ दिया. कहने का तात्पर्य ये है कि आप उस समय, मेरे माँ बाप ने या मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि बी करेजियस, डरो मत, जो सही है उसको देखो जिस प्रकार से सही है और सही के राह पर चलो. पढ़ाई वो नहीं जो कि किताबों में है, पढ़ाई वो जो कि किताबों में समझकर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आर्म फोर्सेस की तैयारी किसी ने आज 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सब लोग कोचिंग क्लासेस चले जाते हैं, वो आर्म फोर्सेस की तैयारी नहीं है. मानसिकता, माइंडसेट, योर अप्रोच टू हाउ यू हैंडल द प्रॉब्लम्स, दैट इज द तैयारी. अगर आप उसकी बात करते हैं तो मेरी बचपन से हो गई थी, क्योंकि सोच वो दी गई थी, एनवायरनमेंट वो दिया गया था कि कर, हम तेरे साथ खड़े हैं. अगर आज की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, सवाल अगेन आप सबका है, सवाल मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है. क्या मैं पूछती हूँ, मैं खुद बहुत प्रोटेक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है. समाज में क्या मेरा समाज मुझे ये सपोर्ट करेगा? जब मेरी बेटी खड़ी हो जाएगी, अगर कोई से कुछ बोलेगा, क्या समाज उस लड़की को सपोर्ट करेगा? आज की तारीख में सवाल ना है. तो मानसिकता क्या हो गई? घबराहट की. बेटा चुप करके निकल आना, बेटा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ में हाँ भर देना, चुप करके वहाँ से ना अपना टाइम पास करो. तो आप ये कहना चाहते हो आज पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हो गई, PhD, डॉक्टरेट, विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस हो गई हैं, लेकिन मानसिकता कहाँ है? स्ट्रेंथ कहाँ है? करेज कहाँ है? कमिटमेंट कहाँ है? डेडिकेशन कहाँ है? खड़े रह कर के बोलने की हिम्मत कहाँ है कि सर आप गलत हैं,
तमीज़ के साथ। बदतमीज़ी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सभ्यता तमीज़ की बारे ऊपर निर्धारित है, ना कि बदतमीज़ी पर। रिबेल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है बहुत ही सुंदर है और मैं उसी पर बात भी करती हूँ। आज का एजुकेशन पोथी ज्ञान है। आज की एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के ऊपर निर्धारित है। आज की एजुकेशन इंसान को सही मायने में इंसान की तरह बिहेव करने के लिए तैयार नहीं करती है। एंड लड़कियों के लिए भी यही एप्लीकेबल है। आज की एजुकेशन है बहुत अच्छी, बट इट इज़ नॉट पीपल रेडी। सो बड़ी बेधड़क होकर आपने इस सवाल का जवाब दिया। जैसा कि आपने बताया कि बचपन में ही आपको ये शिक्षा मिली है अपने माँ बाप से, उन्होंने कभी भी आपको ये महसूस नहीं करवाया कि आप लड़की हैं। लेकिन आप पूरे देश भर में घूमी हैं, तो आपको क्या लगता है कि शहरी और ग्रामीण महिलाओं में क्या कुछ अंतर है आत्मविश्वास, अपॉर्चुनिटीज़ और इसी प्रकार की शिक्षा का? और अगर है तो इसको ब्रिज कैसे किया जा सकता है? बहुत ही सुंदर सवाल। अभी तक तो हमने सिर्फ एंड जेनरिक लड़कियों के बारे में बात करी। एक ख़ास बात बता दूं हमारी रूरल लड़कियों के बारे में। आई एम वेरी श्योर आपको पता भी होगा, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी। मेरी माँ बहुत ही छोटे गांव से आई हैं, रत्ता खेड़ा करके है पंजाब में, बहुत छोटे से गांव में से आई हैं। मैं उनमें जो चीज़ देखती हूँ वो मुझ में नहीं है। मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। एंड वही फ़र्क है रूरल और अर्बन गर्ल्स में। उनमें क्या है, वो स्ट्रगल्स के सामने झुकती नहीं है, डरती नहीं है, उनको घबराहट नहीं होती कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। उनके मन में ये नहीं आता है अब इसका सवाल का जवाब कहाँ से दूँ। गूढ़ता, विजडम जो भरी पड़ी है उन लोगों में, जो कि ग्राम की जो विलेज की जो मिट्टी में है, वो हमारी अर्बन गर्ल्स में मिसिंग है। टैलेंट है, पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन उन गर्ल्स में वो है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने स्ट्रगल्स को देख लिया होता है, दबाव को देख लिया होता है, प्रेशर को देख लिया होता है। छोटी सी उम्र में शादी कर लो, अपने भाई बहन का ध्यान रख लो, पढ़ाई छोड़ दो, घर का ध्यान रखो एंड समाज की नज़रों से बच करके अपने आप को बड़ा करो। सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, चाहे वो अर्बन हो या विलेज हो, लेकिन इट इज़ देयर। लेकिन उनके दिमाग में ये पहले आ जाती है। ऑल द गर्ल्स एंड द लेडीज सिटिंग हियर एंड माय रिस्पेक्टेड ब्रदर्स, एल्डर्स, आपको भी मालूम है कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन जो अर्बन और रूरल में जो फ़र्क है, अर्बन में सिर्फ ज्ञान है, रूरल में दृढ़ता, शक्ति, करेज, ये सब कुछ है। इन दोनों को मिलाने की बारी है आज। और उनमें प्रॉब्लम कहाँ है? रूरल में प्रॉब्लम क्या है? एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आप अर्बन में जाएंगे, आज हम इस सभा में बैठे हैं, कितने सारे लोग हैं, ऑल आर रोल मॉडल्स। उनको दिखता है कि अच्छा ये डॉक्टर मैडम है, ये टीचर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये आर्मी में हैं, ये लॉयर हैं, ये पुलिस में हैं। उनके पास रोल मॉडल्स हैं। उनको ये देखने वाला कि अच्छा ये मैडम यहाँ गई हैं, अब मैं भी जा सकती हूँ। गांव में क्या है? गांव में उनको उनकी माँ दिखती हैं जो कि बेचारी बचपन से काम मजदूरी कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है। वेयर इज़ द रोल मॉडल? कहाँ पर है वो रोल मॉडल? आपने उनकी आंखें यहाँ तक तो बंद कर दी हैं, तो देखेगी कैसे? उन मौक़ों को देने की बारी है। एकल आई थिंक ये मौका दे रहा है। गांव-गांव तक जब जाता है, लोगों से बात करता है, तो वो जो चीज़ आपने ब्रिज करने की बात कही मैम, वो एक पहला कदम है उसको ब्रिज करने का। गो एंड मीट मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप सब जैसे लोग आगे आकर अपना जेंडर भूलते हुए उन तक जाएं, उनको एक रोल मॉडल दें कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। उनको एक नया सपना दिखाएं एंड देन फैसिलिटी काम आएंगी। फैसिलिटी तो आप दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप सपना नहीं दिखाएंगे। उनको पता ही नहीं सपना क्या है। आप वो सपना लेके जाएं, उनका हाथ पकड़ें, उनको आगे लेके जाएं। ब्रिज क्यों नहीं होगा गैप? क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व है
और दायित्व हम ही लोग निभा पाएंगे। यहाँ पर या कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम सब चाहते हैं कि वो गैप ब्रिज हो, सिटी में नहीं होगा, हमको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, हमारी धरती पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा। और आपने एक्सपोजर की बात कही, तो एक्सपोजर से हम आते हैं डिजिटल मीडिया पे। आजकल सोशल मीडिया, OTT का ज़माना है, और आजकल मोबाइल जो है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मोबाइल एक गांव तक भी पहुंच गया है, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है एक्सपोजर के लिए। अब इसमें आपको क्या लगता है कि क्या डिजिटल लिटरेसी एक टूल है महिला को आगे आने के लिए? तो ये अच्छा भी हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि क्या इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? तो दोनों ही पहलू पे आपके क्या विचार हैं कि डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो क्या रोल अदा कर रहा है? हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने मुझे सवाल पूछा था कि गैप कैसे हम लोग करेंगे, अगेन इट इज़ अ वेरी बिग लीप ऑफ डेवलपमेंट। आप 15 साल पहले चले जाइए, मैं शायद 25 साल पहले फ़ौज में थी, मोबाइल नाम की कोई चीज़ हमने सुनी नहीं थी। आज घर घर पे मोबाइल है, इंटरनेट है, गांव गांव तक है। यहाँ हमारा देश आ चुका है, एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट। हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये बहुत बड़ा एक लीप है, एक बहुत बड़ी हमारी प्रगति हुई है। अब क्या हुआ है कि डेवलपमेंट को हमने यहाँ तक सोच करके छोड़ दिया है। डेवलपमेंट वो नहीं है कि घर घर किसी के हाथ में मोबाइल आ जाए और इंस्टाग्राम खोला, 4 लोग उसके सामने डांस कर रहे हैं तो हम भी डांस कर रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। लेकिन हमने शायद डेवलपमेंट का नाम यही दे दिया है कि क्योंकि 4 लोग उसके सामने डांस कर रहे हैं और उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ सिंपली एन अवेयरनेस, और आप सिर्फ थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेकेंड लेवल आना बाकी है। सेकेंड लेवल क्या है? समझना कि ये मेरे किस काम आ सकता है। आप क्या कुछ सीख रहे हैं क्या उससे? सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, कुछ कोर्सेज सीख रहे हैं, बाकी सब तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने मुद्दा पॉइंट रख करके आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आप में से कितने हैं जो कि सीख रहे हैं उस डिजिटल मीडिया से? बहुत कम, 1, 2, 4। सो इस सभा में मैं अगर 10% ले लूं तो 10% ओनली। एंड देन लास्ट में आता है उस सिस्टम को अपना सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस कैसे बनाना। आप में से कितने हैं प्लीज पॉडकास्ट्स या अपना मुद्दा रख करके उसमें से पैसा कमाना, दैट इज वन पार्ट, बट कोर्सेज चलाना, अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को अपने साथ जोड़ना, खुद तो पढ़ गए हो, 4 लोगों को और पढ़ाना, विकसित देश विकसित करना, उसमें आपका योगदान कितना है? डिजिटल लिटरेसी सही मायनों में ये है। दिस इज डिजिटल लिटरेसी। एंड ऑफ कोर्स गैर फायदा हो रहा है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों से, वो उसके फॉलोअर्स इतने हैं तो मेरे क्यों नहीं है, चलिए आइए, मैं उसने ये किया तो मैं 4 कदम और नीचे गिरती हूँ तब मैं करूँगी। गलत। वो उसने डेरोगेटरी कमेंट मारा तो शायद मैं भी डेरोगेटरी कमेंट मारूंगी तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। गलत। क्या आपने खुद ने विचार किया? क्या आप बोल रहे हैं? क्या आपने उसके बारे में सोचा, समझा, जाना, डेप्थ में गए? नहीं गए। दैट इज दुरुपयोग। आप चिपक गए हैं उस डिजिटल मीडिया से, ये नहीं समझते हो कि उसके अलावा भी बाहर एक जिंदगी है। आपसे ये अपेक्षा नहीं है। आपसे अपेक्षा ये है समझो, जानो, समझाओ और जियो। जीने वाली चीज खत्म हो चुकी है, एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो गैर फायदे तो बहुत है, लेकिन जो हम जीना बंद कर चुके हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी ही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम जीना बंद कर चुके हैं, इससे हमें ये ध्यान में आता है कि युवा पीढ़ी जो है मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। चाहे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये पहले इतना सुनने में नहीं आता था। आजकल 12-14 साल के बच्चों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इसका एक कॉज है। बट आप एक मनोविशेषज्ञ हैं,
तो आपके हिसाब से क्या कारण है और आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं जितने भी यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं पूछना चाहूँगी, सर आपकी क्लास में जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे, तो आपकी क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे आपकी क्लास में? 30, ठीक है सर। मेरी क्लास में 40-50, राइट? इतने ही होंगे सर, मैम इतने ही होंगे। और आज मेरी क्लास बढ़ चुकी है, क्योंकि सुबह उठ के हम माता पिता के पैर तो छूते नहीं। वो तो हमारे ट्रेडिशन में ही नहीं है। हमारे ट्रेडिशन में मोबाइल खोलो, इंस्टाग्राम के दर्शन करो। इंस्टाग्राम इज मिलियंस, आपकी क्लासरूम हो गई है मिलियंस में। और क्या देख रहे हैं आप? 16 साल का लड़का सिर्फ बातें कर रहा है और उसने करोड़ों में अपनी कमाई करके रखी है। किसी ने 6 पैक्स बना लिए हैं और वो बहुत कमाई कर रहा है। कोई 4 बातें इंग्लिश में बोल रहा है, वो बहुत कमाई कर रहा है। कंपैरिजन हो रहा है, मम्मी उसके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा क्यों है, मेरा डिप्रेशन, कंपैरिजन ओवरलोड होकर रखा है। मुझे भी तो बात करनी आती है, वो जब बात कर रहा है तो उसके फॉलोअर्स इतने क्यों है, मैं भी बात करूँगा। अच्छा मैंने बात करना स्टार्ट किया तो मेरे 5 फॉलोअर, उसके 500 फॉलोअर्स। कंपैरिजन ओवरलोड हो रखा है, डिप्रेशन का पहला बीज। आज आप अपने घर पे चले जाइए और अपने बच्चों का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बच्चा मुरझा जाएगा। मत करिए ना। फर्स्ट इज कंपैरिजन ओवरलोड, स्टॉप इट। रोकना मुश्किल है लेकिन तरीके बहुत हैं। सेकंड, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। पहले था सिंपल, क्या था, पैदा तो हो ही गए हैं, पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग या बीएससी बीकॉम या डॉक्टरी कर लो। माँ में शादी कर देते थे माँ बाप, फिर बच्चे हो जाते थे, फिर उनके शादियाँ और फिर उनके बच्चों का ध्यान। सिंपल सादी लाइफ थी। अब यूपीएससी करो, एनडीए करो, नीट करो, जेई करो, या फिर डिज़ाइनिंग करो, या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या पॉडकास्ट कर लो। कितनी सारी चीज़ें आपने उनके लिए मार्गदर्शन के लिए खोल दी, और ज्ञान पता ही नहीं है कि करना क्या है। कन्फ्यूजन सा हो रखा है, बनना क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। किसी बच्चे से पूछ लो, आज वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कल वो डिज़ाइनिंग करना चाहता है, पता ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि अगेन इंस्टाग्राम जिंदाबाद। खोला एक बंदे ने, फटाफट से खोला, कपड़े खोले, कपड़े बना रहा है, 2 मिनट में तो कपड़े रेडी हो जाते हैं। उसको लगता है वाह कितना आसान है, फिर वो डिज़ाइनर बनना चाहता है। सिमिलरली बुक खोली, फटाफट से पढ़ा, 4 महीने की 6 महीने की जो मेहनत है वो 4 सेकंड में दिखा दी। उसको लगता है वाह ये तो 4 सेकंड में काम करने से मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। खत्म कहानी। आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो रखा है। थर्ड, एडिक्शन टू मोबाइल, डोपामाइन। जैसे मैंने कहा, सब कुछ तो आसान है, मोबाइल खोलो, ये फटाफट से चली जा रही है 2 सेकंड के लिए। एक तो 1.5 मिनट की तो रील है, उसमें से भी आपका जो अटेंशन गैप है 30 सेकंड का है। कपड़े बनाए, कपड़े बन गए, कपड़े काटने तक का आइडिया नहीं है कि कैसे बन रहा है। ना विचार है, ना विचार को इम्प्लीमेंट करने का समय है, ना स्ट्रगल है। आज जब जो आप महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, मुझे एक इंसान बता दीजिए जो कि स्ट्रगल के बगैर इस मंच पर, इस सभा में पहुंचा हो। मुझे प्लीज एक बंदा बता दीजिए जो कि स्ट्रगल के बिना यहाँ पर पहुंचा हो। मैं मान जाऊंगी, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगी। हमारे बच्चों में ये स्ट्रगल वाला जो फेज है हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमने उनको डोपामाइन एडिक्ट बना दिया है। एंड लास्ट, सबसे वजूदी कारण, आप सब एक मिशन को लेकर के आगे बढ़े थे। आप सब के मन में एक था क्यों, पर्पस, कारण, ये करना है, ये बदलाव लाना है, इस कारण से सब कुछ करना है। आप मुझे बताइए हमारे बच्चों में है क्या ये? क्या कारण है? क्या कोई पर्पस है, कोई मिशन है? नहीं है। जब वो गोल मिसिंग है, लक्ष्य के, कौन था वो हीरो, ऋतिक रोशन की तरह, जब लक्ष्य मिसिंग है, इंसान को पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है, वो भटक जाएगा, क्योंकि वो रोशनी नहीं दिख रही at the end of the tunnel. And all these things are the karan of depression. All these things are the karan of losing their path. मैं सिर्फ 1 मिनट इसके पर और लेना चाहूँगी। इसमें रोल हम सबका बहुत बढ़ जाता है, हमारा दायित्व बढ़ जाता है। वो जो न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कारण था वो ख़त्म करिए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, रहिए साथ में, उनको महसूस करने दीजिए कि ये मोबाइल सब कुछ नहीं है।
आपस के रिश्ते सब कुछ हैं। जो आपको मोबाइल में मिलेगा उससे हजारों लाखों गुना आपको ये एक्सपीरियंसेस से मिलेगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने कहा कि हमने बच्चों के लिए स्ट्रगल निकाल के बहुत आसान कर दिया है, पर आते हैं तकलीफ़ों के ऊपर, महिलाओं की तकलीफ़ों के ऊपर, कि महिला यदि वर्दी में हो या कॉर्पोरेट सूट में हो, आमतौर पर उसकी ऐसी कई सारी चुनौतियां होती है जो अनकही हैं, जो समाज नहीं समझ पाता है। तो उसके ऊपर आप कुछ अपनी दृष्टि और विचार रखिए। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। भूल जाइए नेक्स्ट 5 मिनट के लिए कि मैं फीमेल हूँ, प्लीज़ भूल जाइएगा। ये याद रखिएगा कि मैं सिर्फ एक फ़ौजी हूँ। फ़ौजी का कोई जेंडर नहीं होता, फ़ौजी सिर्फ फ़ौजी होता है। एंड फ़ौज बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी काबिलियत पर आपको आगे या पीछे करता है। और वैसे मैं कहूँ, वहाँ पर मौका नहीं है कि आप अपनी काबिलियत ना दिखाएं, बिकॉज अगर आप अपनी काबिलियत नहीं दिखाते हैं तो सिर्फ देश पर प्रॉब्लम आती है, बाकी और किसी पर आए ना आए, देश पर आती है। तो वो तो वहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। बट कॉरपोरेट का भी कुछ एक्सपीरियंस रहते हुए, दोस्त हैं मेरे, उनको देखते हुए मैंने पहले भी कहा कि समाज इस तरह से बना हुआ है कि अगर औरत बॉस बनकर आती है, मैं आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह कहना चाहूँगी। 2 साल पहले जब मैंने अपना ये पद संभाला तो मुझे किसी कारण से किसी से मिलने जाना पड़ा। मैं बाय जेंडर आई हैपन टू बी अ वुमेन एंड दैट जेंटलमैन हैपन टू बी अ मैन। जब मैं उनसे बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, उन्होंने मेरी तरफ देखना गवारा नहीं समझा। 2 घंटे की डिस्कशन हुई और उन्होंने मेरी तरफ एक आंख मात्र उठा करके देखा नहीं। और मेरे आपस के जो मेरे कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे बात करते गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आज आपसे दिल की बात कह रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि डिसीजन तो मैंने लेना था। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? मैं उनसे बोल रही हूँ कि ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने घर आकर के अपनी माताजी से डिस्कस किया, अपने पिताजी से डिस्कस किया, कुछ अपने सीनियर से डिस्कस किया। उन्होंने बोला तुझे बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे समाज को इससे ऊपर उठना बाकी है। क्या थी वो बात? एक्सेप्टेंस की। एक लड़की भी एक पोजीशन पे हो सकती है और वो डिसीजन ले सकती है, वो एक्सेप्टेड नहीं। प्लीज़ याद रखना, आपकी भी बहनें हैं जो कि इस पोजीशन पे होने वाली हैं, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां इस सिचुएशन में होने वाली है। याद रखना, आप वो इंसान ना बने जब आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई लड़की आके आपके सामने बैठती है, गिव इम्पोर्टेंस टू हर थॉट, बिकॉज शी इज़ नॉट अ वुमेन, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ उसके जेंडर के कारण वो एक ह्यूमन वुमेन है, अदरवाइज शी इज़ एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। सेकेंड, बायसनेस। हमारा एक इंटरनल ग्रुप बन जाता है जो कि लेडीज़ का नहीं है। ये लेडीज़ के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं हर जगह जाती हूँ तो मैं इसको भूलती नहीं हूँ बोलना। एक ब्रो कोड है आपस में, आप सबका एक आपस में आपका एक इनफॉर्मल ग्रुप है, या तो गोल्फ क्लब होगा, या चाय सुट्टा क्लब होगा, या फिर मॉर्निंग वॉक का क्लब होगा। जहाँ मर्जी चले जाए, आपका मेल्स का, आदमियों का एक ग्रुप बन जाता है, इंटरनल ग्रुप बन जाता है। जहाँ देखो, लड़कियों का कितना है बता दीजिए मुझे। हम तो कंपैरिजन में खा जाती हैं एक दूसरे को, फैक्ट है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बेहतर कैसी? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप अच्छी हैं, मैं भी अच्छी हूँ, आप एक फील्ड में अच्छी हैं, मैं दूसरे फील्ड में अच्छी हूँ। अगर मान लीजिए मेरी फील्ड अच्छी है तो आपकी उस फील्ड में आप मुझे मदद कर दीजिए, हम दोनों साथ में हो सकते हैं। मेल्स में ये खास बात है, लड़कों में है कि नहीं ये खास बात? तो लड़कियां सीख लो। तो सीखने में जाता ही क्या है, लेकिन प्लीज ये जेलसी खत्म करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कहीं पर ऊपर उठेंगी। आज भी अगर मैं यहां बैठी हूं तो चार, इसमें क्या खास बात है जो कि उस स्टेज पर जाके बैठी? फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको लेकर के जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं।
उसमें खुद लड़कियों का भी हाथ है, और समाज को बनाने में लड़कियों का कितना बड़ा हाथ है ये तो हम सब में से कोई बात छुपी नहीं। घर में माएँ, बहुएं, सास। मैं चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि आप वो फाउंडेशन है जिस पे कि नई पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। जब आप वो फाउंडेशन बन चुकी हैं, आप सास बन चुकी हैं, आप माता बन चुकी हैं, दादी नानी बन चुकी हैं, अब आपका काम है, जिस तरह से ट्रस्टी बनने का काम होता है डायरेक्शन दिखाना, अब उनका काम है एमडी बन के काम करना। मौका तो दीजिए, लेकिन हमेशा आप एमडी बनना चाहती, ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहती, कैसे काम चलेगा? फिर आपका ये जो आपसी फूट है ना, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स पूरे भारत को नहीं, मेल्स को भी सिखा के गए हैं। फिर क्यों मौका देना चाहती हैं? ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल मैं इन 2 पॉइंट पे रोकूंगी अपने आप को, क्योंकि ये बहुत बड़े पिलर्स हैं। अब अंतिम सवाल पूछती हूँ आपसे। एसएसबी में आप साइकोलॉजिस्ट रही हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ हो बहुत दिलचस्प जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें, और वहाँ पे किस तरह के क्वालिटीज़ आप कैंडिडेट्स में जो आर्मी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें किस तरह की क्वालिटीज़ आप देखती हैं, और वैसे ही क्या 10 वर्ष बाद महिलाएं किस ऊंचाई तक पहुँचे और किन क्वालिटीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी? समय की गरिमा के कारण मैं 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर रही हूँ और आपसे चाहती हूँ कि ऑडियंस क्वेश्चन पूछे, उसके पहले आप मेरे इस अंतिम सवाल का जवाब दें। एसएसबी के बारे में एग्जैक्टली 2 मिनट में काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाक्य है। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। पहले दिन जब जाते हैं तो हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर आप वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तब जाकर के आपको बाकी के 4 दिन में आपको बैठने का मौका दिया जाता है। तो पहले दिन 500 की तादाद में बच्चे आते हैं, और 500 की तादाद में जब हम उनको टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के बाद हम लोग करीबन 30 या 40 या 50 लोग हम सिलेक्ट करते हैं 4 दिन के टेस्ट के लिए। सो जी, इसी तरह से 500 लोग बच्चे आए, और 500 बच्चों में से जब हमने सिर्फ 40 बच्चे किए तो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। हाउ कैन यू डू दैट? कैसे कर सकते हो? मैं IIT से पास होकर आया हूँ, मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स है, आप मुझे कैसे, आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया? आप लोग गलत कर रहे हैं, बताइए मेरे ऐसे परसेंटेजेस जहाँ पर कहाँ गलत हो गए जो कि आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। उसको जो किया सो किया। तो मैं आप ये मौका उस कारण से बताना चाहती हूँ, परसेंटेजेस ना लाइफ में ना एसएसबी में आपको स्टेज नहीं देते हैं। जो बच्चे और माँ बाप बच्चों को बुक्स के अंदर घुसा घुसा करके उनको बुक बॉम्ब बना रहे हैं, प्लीज़, इंसान है वो, उसको इंसान बनाइए, उसकी पर्सनालिटीज विकसित करिए, वो स्ट्रांग बने, लोगों को समझे। क्या चाहिए फौजी अफसर के लिए? फौजी अफसर वो होता है जो कि मिशन को समझे, अपने लोगों में इतना स्नेह और इतना जोश भर दे कि बंदा बोले कि ले मैंने आहुति दे दी अपने देश के लिए। ऐसा जोश भरे, अपने टीम का ध्यान रखे, अपने आप से पहले खुद भूखा रहे, उनकी भूख को पहले खत्म करे, अपने देश को आगे रखे, डरे नहीं। डर भी अगर लगता है, डर सबको लगता है, झूठ बोलता है इंसान जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, लेकिन डर के होने के बावजूद उसको ओवरकम करके बोले कि देख ये मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान जाए पर वचन ना जाए, वैसा इंसान चाहिए। और वो परसेंटेज है, वो एक बोनस है, और ये चीज़ हम बच्चों में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपने बोला, 10 साल बाद मैं लेडीज़ को कहाँ देखती हूँ, ये सवाल मैं आज आपसे पूछती हूँ, किसने कहा कि लेडीज़ कभी लीडर्स थी ही नहीं? हम क्यों बात कर रहे हैं आज विमेन लीडरशिप के बारे में? ब्रिटिशर्स आने के पहले हमारा देश, हमारे देश में राजमाताएं हुआ करती थी, क्वींस हुआ करती थी। उसके पहले पूरे कबीले को लेडीज़ चलाया करती थी। किसने कहा कि लेडीज़ को लीडरशिप आज हमें लाना है? मैं कहती हूँ उनको वापस सौंपना है, उनको सौंप दीजिए, क्योंकि वो वहाँ से लीडरशिप हमारा समाज स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे लगता है हमारा समाज ठीक ही स्टार्ट हुआ था। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते या कुछ और हमारे पर प्रताड़ना नहीं होती तो हम लोग कहीं और के कहीं और होते। लीडरशिप जो मैं आज देखती हूँ, अगर सवाल का जवाब मुझे देखना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन, बेटी, बहू
डरे नहीं। अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं, मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ उस मकाम पे पहुँचे, क्योंकि वो समझती है कि अंदर समाज में अगर सेफ्टी नहीं होती तो वो डर क्या होता है, वो अंदर का खौफ खा जाना क्या होता है, वो उस जगह पे पहुँचे, उस खौफ को बाहर निकाल दे। मैं वैसी लीडरशिप देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि लॉ अबाइडिंग हो, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि लॉ को अपने हाथ में लेकर के उसको स्ट्रांग बनाए। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, आदमियों के लिए, सबके लिए, हर प्रकार का जो इंसान जो कि इंसान के रूप में खड़ा है उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। डरे नहीं, कोर्ट डिसीजंस ले और उसको जेंडर से पहचानना बंद कर दिया जाए और सिर्फ एक चीज़ को पहचान दी जाए, दैट इज़ लीडरशिप। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। अब हम ऑडियंस में से केवल 2 प्रश्न ले पाएंगे, तो कोई भी अपने हाथ ऊंचे करके सवाल, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। मैम, बहुत बेबाकी से आपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उदयमान भारत में फैक्ट फेमिनिज्म महिला नेतृत्व को मजबूत करने के बजाय क्या उसे अविश्वसनीय बना रहा है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी मैम, सेक्स फेमिनिज्म आप बात कर रहे हैं? फैक्ट फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही हूँ कि क्या फैक्ट फेमिनिज्म उदयमान भारत में महिला नेतृत्व को मजबूत करने के बजाय उसे अविश्वसनीय बना रहा है? मैम, आपका सवाल बहुत सही है और उसका आंसर यस। इट्स अ यस, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोजर यानी कि चमक धमक के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेकर आ रहे हैं। हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें आगे होना चाहिए, हमें अपने आप को उजागर करना चाहिए, दैट्स ऑल। बट हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर जाकर के अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। किसने कहा, इनफैक्ट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस क्वेश्चन मैम, किसने कहा है कि आप जो है रेबेलियस मोड में आ जाओगे तो मैं प्रो फेमिनिज्म हूँ, लड़कियों को आगे करो और क्या कहते हैं उसको, वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट को आगे करके लेकर जाओ। That is not feminism. That is not what we are asking for. We are asking for what we just discussed. We are asking for an environment. We are asking for a nurturance जहाँ पर कि विचारों को खुलापन, विचारों को बोलने की, करने की, सोचने की ताकत दी जाए, और जीने की ताकत दी जाए। उसके लिए ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं साड़ी में भी उतनी ही स्ट्रांग हूँ जितनी कि मैं जीन्स में स्ट्रांग हूँ। उसके लिए मुझे ये बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब दिखावा है। कोई और सवाल? हेलो मैम, मैं हर्षिता बागुरा SJMC DAVV से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी थॉट्स को क्लैरिटी में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने थॉट्स को क्लैरिटी में कैसे। आज आपके पास इतने सारे क्वेश्चन, आपके पास इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं, राइट? लिख डालो, लिख डालो। आज तुम्हारे पास इतने सारे, आज तो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, रिकॉर्ड करो अपने ख्यालों को और देन अपने ख्यालों को सुनो। आसपास की नॉइज़ को बंद करके अपने ख्यालों को सुनो। और जब तुम अपने ख्यालों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनोगी, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि चौथा और पहला सवाल तो ख्याल तो एक था, उसको मर्ज करोगी। उसके बाद में तुम्हें अपनी एक अपनी एक लाइन समझ में आने लगेगी। जब मैं आज आपके साथ में स्टेज पर हूँ, स्टेज पर जब मैं सवाल मुझे जब पूछे जाते हैं, अगर मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में 50,000 सवाल आते हैं, 50,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं उसको फटाफट से उसको सेग्रीगेट कर देती हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, उसके बाद मैं उसको प्रायोरिटी दे देती हूँ कि पॉइंट 2 ही बोलना ठीक है, और मैं उनको आर्टिकुलेट करके आपके सामने करती हूँ। पहला जो चीज़ है बेटा, रिकॉर्ड करना या लिखना स्टार्ट करो और फिर देखो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है। फिर सवाल पूछो, क्यों आया ये दिमाग में मेरे ख्याल की, लिखो उसको और तुम्हें पता नहीं चलेगा और ग्रंथ बन जाएगा तुम्हारे दिमाग का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव और विचारों ने ना ही हमें सिर्फ प्रेरणा दी है बल्कि एक दिशा दिखाई है
और ऐसा मेरा मानना है कि सभी आपके विचारों से काफ़ी सहमत थे और हम इस पथ पर अग्रसर होंगे और आगे देखेंगे कि किस तरह से महिला नेतृत्व भारत को आगे ले जाने में कार्यरत रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो बेटी समझकर, बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। आपकी ही हूँ, फौजी हूँ, अपने देश के लिए काम करती हूँ। जय हिंद। एक बार और जोर से जय हिंद। गूंजा नहीं ये भवन। जय हिंद।